नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बाहर की। दरअसल आज हम बात करेंगे पटना की। वजह यह कि पटना में कांग्रेस 85 साल के बाद 85 इयर्स आफ्टर कांग्रेस वहां कार्य समिति की बैठक कर रही है। CWC की बैठक, आज़ादी के पहले कांग्रेस ने वहां बैठक की थी। आखिर 85 साल बाद कांग्रेस को पटना की क्यों याद आई? पटना यानी उस समय का भी बिहार और आज का भी बिहार, बीच में सिर्फ एक बदलाव हुआ कि बिहार का एक हिस्सा टूटकर झारखंड बन गया, जिसकी राजधानी रांची है। लेकिन बिहार बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है। कांग्रेस के लिहाज से एक बात ये भी उसमें शामिल है कि चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। एक वो था, और उसके बाद आज़ाद भारत में हम कह सकते हैं कि 85 साल के बाद कांग्रेस एक CWC की बैठक करने जा रही है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि लगभग 30 साल से कांग्रेस 35 साल से वहाँ सत्ता से बाहर है। 1990 में कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री रहे थे जगन्नाथ मिश्र। उस 1990 के साल में 85 में कांग्रेस की सरकार बनी थी 1985 में, और तब से उस सरकार में विंध्येश्वरी दुबे, भागवत झा आज़ाद, और फिर ये जगन्नाथ मिश्र साहब, और एक और थे सिन्हा साहब। सिन्हा साहब बने थे मुख्यमंत्री, आज़ाद साहब बने थे, और विंध्येश्वरी दुबे, और आखिरी मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र 1990 में। उसके बाद कांग्रेस कभी वहाँ सत्ता में नहीं आई। 35 साल गुजर गए। 35 साल में कांग्रेस नेतृत्व को कभी बिहार और पटना इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा जितना आज लगा। आज इसलिए कि वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में। लेकिन क्या ये CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कुछ बदलाव कर पाएगी? क्योंकि 35 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस का एक तरह का जो सिस्टम है वो पूरा ध्वस्त हो गया है। जमीनी स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता की कमी है, जिलों में अध्यक्षों की कमी है, और अंतिम बात मैं कहूँ, चुनाव के वक्त पोलिंग एजेंट और उन कार्यकर्ताओं की कमी है जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाते हैं। लेकिन कोशिश अच्छी है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भविष्य की ताकत की तलाश में बिहार पहुंची कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के साथ देश के बड़े पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा साहब, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और जयपुर से जुड़े हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी साथी? जी बिल्कुल जी। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा साहब से हम करेंगे। शर्मा जी, कांग्रेस अभी भी देश की बड़ी पार्टी है, और कहते हैं कि अगर हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है। इतने सब कम होने के बाद भी पूरे देश में आखिर उसकी उपस्थिति तो है हर राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य ये कि सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल छोटा सा राज्य है, फिर तेलंगाना दक्षिण भारत में, और कर्नाटक। नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कांग्रेस गायब है। बंगाल की बात करें तो वहाँ भी ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए थे, और कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री वहाँ जो थे वो मुझे नाम उनका याद नहीं, लेकिन शायद सरकार साहब थे, ऐसा कुछ नाम था उनका। बिहार में जो आखिरी मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में। तो कांग्रेस जिस राज्य से विदा होती है वहाँ फिर लौटती नहीं है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सिर्फ 20 साल में 18 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। आपकी राय, CWC की बैठक पटना में, पटना की राजनीति बिहार के विधानसभा चुनाव को पर कितना असर डालेगी, कितना प्रभावित करेगी वहाँ के मतदाताओं को? आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की राजनीति, शिक्षा का प्रतिशत, रोजगार का प्रतिशत वहाँ चाहे जैसा हो, लेकिन वहाँ राजनीतिक सक्रियता बहुत ज़्यादा रही है, और कितने बड़े नेता वहाँ से निकल करके आए हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस से एक बार, ये ठीक है कि जो आपने कहा कि जगन्नाथ मिश्र जी मार्च 90 में आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, तब से वहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं आया, लेकिन 1968-67 में भी वहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि कई बड़े प्रांतों में कांग्रेस सरकार से बाहर हो रही, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है,
कहीं ना कहीं वो मुद्दे जनता के अपील करने वाले मुद्दे नहीं है। जनता किन मुद्दों को पसंद करती है वो समय चला गया। जब हम लोग अंग्रेजों से मुक्त हुए थे तो जो कहा है उस पर लोग सच मानते थे, लेकिन अब आज लोग कुछ सोचने लगे हैं, मुद्दों को समझने लगे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप बिहार में भी देखेंगे, जनाधार की दृष्टि से भी देखेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है, जी। ठीक उसी प्रकार वहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ कहीं ना कहीं चल रही है। और कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने तो खूब माइक पर कहा कि वो सारी विधानसभा का चुनाव, वो 268 कितनी विधानसभा को वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के तो आज ये बैठक करके मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अपना खोया हुआ जन आधार है, कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करने का उनका एक संदेश है। लेकिन इस बैठक में एक बात जरूर ये देखने को आई है जी, इसमें एक भी नई बात नहीं आई है। जितनी बात उन्होंने आम सभाओं में कही है, जो मीडिया में जो बातें कही हैं, लगभग वही वोट चोरी का मुद्दा आया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, बेरोजगारी का मुद्दा आया है, लगभग वही सारे मुद्दे। एक बम जरूर नया आया है। इससे पहले उन्होंने एटम बम कहा था, फिर हाइड्रोजन बम कहा था, आज कहा है कि राहुल जी के पास यूरेनियम बम भी है। तो एक बम का नाम तो जरूर नया आया है, बाकी मुद्दा उसमें कोई नया मुझे दिखा नहीं। जी देखिए क्या होता है कि जब आदमी कोई बात करता है, अच्छी बात करता है, तो लोग कहते हैं कि इसकी अच्छी सोबत है। कोई अगर फिल्मी दुनिया की बात करे तो लोग कहते हैं कि इसका बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्ट है, ये सिल्वर स्क्रीन की बात कर रहा है, यानी सिनेमा जगत की। कोई व्यक्ति अगर खेल कूद की बात करे तो वो कहते हैं कि इसकी जो बैठक उठक है या जो इसका संबंध है वो खिलाड़ियों से ज़्यादा है। पता नहीं क्या बात है, पूरी कांग्रेस जो बात कर रही है वो हिंसात्मक बातें कर रही है। वो एटम बम फोड़ने की बात करते हैं राहुल गांधी, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि बम अभी हाइड्रोजन रखा हुआ है। यानी ये कहें तो ठीक है, राहुल गांधी जी एग्रेसिव है, एंग्री यंग मैन है। राजनीति में अपने आप को वो हम कह सकते हैं कि मानते होंगे कि अमिताभ बच्चन जो फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन रह चुके हैं उसकी तरह। लेकिन खड़गे साहब को क्या हो गया है? सोबत का असर देखिए कि वो नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको वो कहते हैं कि वो मेंटली रिटायर हो गए। अब खड़गे साहब जिस उम्र में हैं उस उम्र में उनका ये कहना अपने समकालीन उम्र के आदमी को कि मेंटली रिटायर हो गए हैं, तो खड़गे साहब क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब खड़गे साहब से कोई सवाल करता है कि ये फैसला कौन करेगा तो वो कहते हैं हाईकमान करेगा। खड़गे साहब को पता नहीं कि वो खुद हाईकमान है। खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो बात निकल कर आई है पटना CWC की बैठक में कि वो कांग्रेस का कहना है कि वो 65% आरक्षण की बात कर रही है कि हम सरकार में आए तो फिर 65% आरक्षण देंगे। ये भी एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है जो शर्मा साहब ने कहा कि भरोसा कौन करे, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आप सरकार में आ पाएंगे और ना आप 65% आरक्षण देंगे। आप जो मर्जी आए कह दीजिए, लेकिन भरोसा तो हो। भरोसा तो बिहार ने 1990 में खो दिया है कांग्रेस के ऊपर से। तो ये बहुत सारी बातें, उसके बाद से लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैंने एक लाइन बोली थी कि जिस राज्य से जाती है फिर वहाँ लौट कर नहीं आती। मैं एक शेर इसमें बोलूँगा कि अधूरा शेर है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम जिधर से गुजर गए फिर पलट के नहीं आते, चाहे वो पुरखों की ज़मीन हो या महबूब का घर। कांग्रेस जिस राज्य से निकल जाती है फिर लौट कर नहीं आती है। तो नागेंद्र जी, राजनीतिक रूप से आप क्या समझते हैं कि ये जो बैठक है और बैठक में जो बातें निकल कर आई हैं, 10 सूत्री कार्यक्रम पर बात की जा रही है, 65% आरक्षण पर बात की जा रही है, हाइड्रोजन बम और बहुत सारे बमों की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस की सोबत जो है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की सोबत अराजक तत्वों के साथ है, गुंडों के साथ है, बदमाशों के साथ है, क्या अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ है, कि जो वो ऊपर से नीचे तक हर लीडर बम फोड़ने की बात कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है? आपकी राय? राजनीति अपनी जगह है, शब्दावली की बात कर रहा हूं कि ये शब्दावली क्या बताती है कांग्रेस के नेताओं की मनस्थिति के बारे में? जी राघवेंद्र जी, देखिए किसी भी राजनेता की आचरण और भाषा शैली ही उसके पहले व्यक्तित्व की पहचान है और उसको प्रेजेंट वो अच्छी तरह से की जाती है। उसी से पता चलता है आम मतदाता जो अंदाजा लगाता है। और कांग्रेस के नेताओं की जो भाषा शैली हो चली है, आचरण हो चला है, वो कई मामलों में कई जगह राष्ट्रीय स्तर का कतई नजर नहीं आता। आप ये देखिए कि जिस कांग्रेस ने पूरे देश में 50 साल से अधिक शासन किया है,
वो मुद्दों की बात छोड़िए, सिद्धांतों की बात छोड़िए, नीतियों की बात छोड़िए, वो बात करने पे आते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम। कई बार कई वरिष्ठ नेताओं के लिए इस तरह की शब्दावली यूज की जाती है, और ये भारत है, इसमें शब्दावली, भाव भंगिमा और आचरण बहुत महत्वपूर्ण है आम मतदाता से जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी, इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। मेरे से पूर्व वक्ता भी जैसा कह रहे थे, आपने कहा कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस ने को इस भाजपा एनडीए गठबंधन के 10 साल के शासन से पहले उन्हें ये लगता था कि कोई भी सरकार आए गैर कांग्रेसी, उसका कार्यकाल 5 साल रहेगा और 5 साल बाद जनता हमें सत्ता सौंपेगी। ऐसा हुआ नहीं है। अब कांग्रेस की छटपटाहट ये है कि उसके पास नैरेटिव नहीं है, उसके पास मुद्दों का अभाव है, उसके पास नीतियों का अभाव है, और आय बाय साय की बात करने से अब देश का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। विशेष रूप से बिहार की बात करें तो बिहार का मतदाता तो राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है, बहुत चतुर है, बहुत समझदार है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का इस समय आप क्या मायना लगाएंगे? ये चुनावी चलाचल की बेला है। चुनावी चलाचल की बैठक में सीडब्ल्यूसी होने का, जिसमें 35 साल से ज्यादा हो गए जहां कांग्रेस को अपनी सत्ता को खोए हुए, और वहां चुनावी चलाचल की बेला के वक्त आप सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रख रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ लग रहे हैं? आप इस मामले को इस तरह भी देखिए कि जहां भी कांग्रेस सत्ता से गई है, दोबारा उस राज्य में सत्ता पाने के लिए अधिकांश राज्यों में तो वो क्षेत्रीय दलों से सहयोगी बन के काम कर रही है उनके साथ में। और जब वो दोनों गठबंधन करते हैं सहयोगी दल के साथ, तो क्षेत्रीय स्तर पर हमें ज्यादा समझदार नजर आते हैं, जो नेगोशिएशन ज्यादा अच्छी तरह करते हैं, जो सीट अपनी तरह से ले लेते हैं, जिताऊ सीट वो ले लेते हैं, कांग्रेस की बजाय अपने पाले में रख लेते हैं, जी। और वो अपने आप को प्रमुखता से आगे रखते हैं। तो ऐसे में कोई कितने भी आप मुद्दे लाइए, कितनी भी बात करिए, जब तक लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि ये पार्टी अपने दम पर इस राज्य में सत्ता में आने की हकदार है, तब तक आप कैसे मानेंगे कि जनता उनसे जुड़ेगी? बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि मैं पूरी सीटों पर लड़ लूंगा। तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे बिहार में सर्वमान्य हो। कांग्रेस के पास कम से कम ऐसा चेहरा नहीं है, मुझे तो नजर। बिल्कुल इसी पर तो बात हो रही है कि आप जो बातें कर रहे हैं कि हम 65% रिजर्वेशन देंगे, वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो बहुत अनोखा होगा, लेकिन अनोखा क्या होगा? बम फेंकने की बात हो रही है, किसी को मेंटली रिटायर्ड करने होने की बात हो रही है, एक सत्ताधीश आदमी है जो संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री, उसके बारे में बात हो रही है। जो शब्दावली है जिसका आपने जिक्र किया, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन बातों में, शब्दों में नफरत की बात हो रही है, बम गोलियों की बात कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? फिर आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान से सिंदूर युद्ध अभियान जब चलता है, ऑपरेशन सिंदूर, तो कहते हैं कि भारत के कितने रफेल गिरे। भारत की हर कमजोरी पर खुश, भारत जोड़ो अभियान करने के बाद भारत की टूटने की बातों पर खुश। तो आखिर ये मनस्थिति क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो देश के हित में है या देश के खिलाफ है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। सूरज सोनी जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, पटना जो बैठक है उसके संकेत में क्या कांग्रेस को बहुमत मिलता? तो वो 65% आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन मतदाता इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में आने वाली है, क्योंकि उनका गठबंधन लालू यादव की पार्टी के साथ है और वो तय करेगी कि क्या होने वाला है। अगर आपका मिनिमम प्रोग्राम भी है तो यही 65% रिजर्वेशन की बात फिर लालू के चिरंजीव तेजस्वी क्यों नहीं कर रहे? अगर आप अकेले इस तरह की बात करेंगे तो बहुमत कैसे मिलेगा? और फिर एतबार का मामला है, भरोसे का मामला, आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपने तो बेस लाइन पे ही कर दी है कि नए 9 मन तेल होगा, नए राधा नाचेगी। ये जनता भी, मधुआ के जो मतदाता है, मुझे लगता है कि भली भांति समझ पा रहे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि अभी इतने 11 वर्ष हुए हैं, 11 वर्ष कांग्रेस को सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन 11 वर्षों में इन्होंने अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से कुछ सीखा नहीं है। दूसरी ओर जो देश का टेस्ट है, लोगों का, मतदाताओं की क्या जो है उनकी अपेक्षाएं रहती है, क्या उनकी पसंद है, क्या उनकी नापसंद है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी, इस विषय में भी वो अभी तक आगे बढ़ नहीं पाए। और उसका परिणाम ये होता है कि आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं, अखिलेश यादव की जो छवि थी उसको भी उन्होंने खत्म किया, डैमेज किया और ले डूबे। बंगाल में गए, ममता बनर्जी समझदार थी, उन्होंने साथ नहीं लिया, तो आप वहाँ पे जीरो पे आउट हो गए, वहाँ पे आधारहीन हो गए बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश में आपके पास में सीटें नहीं है, कश्मीर में आपके पास में सीटें नहीं है, केरल में आपके पास में सीटें नहीं है, और कमोबेश ये स्थिति पंजाब में रही है, दिल्ली में रही है, आपके खाते ही नहीं खुले, शून्य पे आउट हो गए।
तो इसके बावजूद भी जो है ये कांग्रेस के रणनीतिकार है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का मतदाता चाहता क्या है और हम बोल क्या रहे हैं। आप ये देखिए कि आप सर्दी के मौसम में जाकर के आपको रजाई बेचनी चाहिए, वहां पे आप बर्फ की सिल्ली लेके घूम रहे हैं। आप गर्मी के मौसम में जहाँ बर्फ चाहिए वहां पे आप जो है रजाइयां बेचते फिर रहे हैं। तो यही हालात आप देखिए कि लगातार हर राज्य में ये कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक करना अच्छी बात है। आपने ये कहा कि भाई आजादी के बाद में हम गए पहली बार, गांधी जी ने हम सत्याग्रह स्टार्ट किए थे चंपारण में वहां पे, तो गांधी जी जमीन तलाश रहे थे, कांग्रेस की जमीन तैयार की, जड़ें तैयार की उन्होंने, और चंपारण में जाकर के किसानों के हक के लिए वहां जो अंग्रेज 1/3 में नील की खेती करवाते थे जबरन, उसके विरोध में सत्याग्रह किया था। आप भी चंपारण जा रहे हैं, लेकिन लालू जी के साथ के अंदर चंपारण का मटन आपको पसंद है तो आप उसको यूट्यूब में डाल करके और सावन के महीने में देश के लोगों को परोस रहे हैं कि मैं यूट्यूब चैनल के अंदर और ये चंपारण का जो मीट है ये लालू जी के साथ जाकर के खा रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए आपकी धरातल कहाँ पे है, जड़े कहाँ पे है, वो खत्म कर दिया आपने। हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी परजीवी बेलें होती है जिसमें एक अमर बेल प्रमुख होती है राघवेंद्र जी। आप किसी पेड़ पे डाल दो तो उससे सूस के सूसक बेल बोलते हैं, वो थोड़ी हरी भरी हो जाती है, लेकिन उनकी न जड़ें होती है न तना होता है जी। तो यही हालात मुझे तो कांग्रेस की नजर आ रही है कि वो यूपी में जाएंगे, अखिलेश पर डिपेंड हो जाएंगे। और अभी उत्साहित हो गए, अभी तेजस्वी यादव की जो रैलियां थी उसमें जो लोगों की भीड़ थी, आप जीप पे चढ़ गए, भाषण दे दिए और आपको लगा कि मेरे लिए भीड़ आ गई। लेकिन लोग जो समझदार रणनीतिकार वो जानते हैं कि आप उस परजीवी अमरबेल की तरह है जो हर राज्य में जाकर के बिल्कुल सूरज जी स्थानीय पार्टी है उस पर टिके हुए हैं। बहुत सारे बदलाव अभी चुनाव के दरमियान नजर आएंगे। पप्पू यादव जो कल तक राहुल गांधी की रैली में थे वो प्रधानमंत्री के साथ दिखे, तो बहुत सारे बदलाव। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, कह सकते हैं कि देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन शर्मा साहब बात यह कि बम की बात कर रहे हैं, बच्चों के बीच में जाके पुशअप लगा रहे हैं, पहलवानों से जाके कह रहे हैं अखाड़े में मत लड़िए, हमारे साथ लड़िए देश के लिए। तो ये लड़ने लड़ाने की इतनी सारी बातें हो रही हैं। आप देखिए कि ब्लैक बेल्ट हैं, राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। तो सेल्फ डिफेंस की बात ठीक है, लेकिन अब सदन के भीतर या संसद भवन में आप किसी सांसद को धक्का देकर गिरा देंगे, उसको लहूलुहान कर देंगे। ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं दिमाग में जो है वो हिंसा की चीज़ चल रही है, और हिंसा की चीज़ राजनीति में या लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि वो बहुत चल पाती है। आप देखिए कि केजरीवाल ने बहुत गालियां दी, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद दिल्ली की सियासत और देश की सियासत का जो परिदृश्य है, राजनीति के परिदृश्य, अभी वो गायब है। देखते हैं बिहार चुनाव में दिखते हैं कि नहीं, पंजाब चुनाव आने वाला, वहाँ भी बात होगी। लेकिन मैं अंत में जोड़ूंगा कि वोट चोरी का जो नारा है उसमें दोहरा स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। कांग्रेस के बड़े लीडर ने कलकत्ता में कहा कि बहन ममता जी भी चोरी कर रही हैं, 35 से 40 लाख वोट उन्होंने चुराए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उनकी पार्टी के बड़े लीडर ने कहा, जो सदन में कभी नेता के प्रतिपक्ष हुआ करते थे। सवाल यही है कि क्या आप दोहरा चरित्र लेकर जनता के पास जाएंगे? आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते, आप पर सहानुभूति कर सकते हैं। तो आपकी राय, ये जो नारे हैं कि 65% आरक्षण देंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, ये सब कितना कारगर है इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इस समय कांग्रेस भ्रम फैला करके सत्ता के समीप पहुंचने की राजनीति कर रही। उसका अगर देखेंगे तो वोट चोरी का मतलब क्या, क्योंकि वोट क्या डब्बे में डालते हैं तो उठा करके चोरी करके दूसरे पैकेट में डाल दिया जैसे कि शुरुआत में होती है। इस समय चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग होती है और एक बार जो वोट डल गया वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें का जो सिस्टम है। फिर कई बार चुनाव आयोग ने समय समय पर बुलाया राजनीतिक दलों को, ये गए नहीं। तो ये ना तो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, ना एफआईआर किसी मुद्दे पर कर रहे हैं, केवल और केवल हवा फैला रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जो मैंने कई बार कहा है कि जिस प्रकार जार के शासन के विरुद्ध रूस के अंदर माहौल गरमाया गया था झूठ फैला करके, या माओवाद का जो चीन में फैलाया गया था,
ठीक उसी प्रकार जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, ठीक उसी प्रकार सड़क पर भीड़ फैला करके ये सारा का सारा काम ये चल रहे हैं। तो भ्रम फैलाना और झूठ बोल करके कुछ करना, जितने उन्होंने नामजद आरोप लगाए थे, महाराष्ट्र के आरोप लगाए थे, कर्नाटक के आरोप लगाए थे, वो जांच में सारे के सारे आरोप गलत निकले। लेकिन उसके बाद भी वो किसी ने कहा है कि एक झूठ को 100 बार कहो तो लोग सच समझने लगते हैं, तो वो ये वाली राजनीति कर रहे हैं। दूसरी अगर आप देखें तो वो जो ये अंग्रेज करते थे कि डिवाइड एंड रूल, उनकी घोषित नीति थी कि लोगों को बांटो और राज करो। अब सत्ता के लिए जाति में बांटना, समाजों में बांटना, क्षेत्र में बांटना, वर्ग में बांटना, और फिर किसी की अगर समस्या है तो उस समस्या को सरकार के विरुद्ध उसका गुस्सा निकालना, जैसा कि चीन में हुआ था, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। वो जो सकारात्मक मुद्दे एक जमाने में जानी जाती थी जिन मुद्दों के लिए कांग्रेस को, आप मुझे बताइए कांग्रेस का कौन सा नेता था इसी रामगढ़ में, रामपुर में जब बैठक हुई थी आज से 80-85 साल पहले, तो वहां भी उन्होंने संपूर्ण समाज को एक का प्रस्ताव की बातचीत हुई थी। अब वो जातियों के आधार पर भी बात कर रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर भी बात कर रहे हैं। एक बात और कहकर के मैं बात को खत्म करूंगा राघवेंद्र जी। अंग्रेजों को गए हुए 78 साल हो गए, तो जो फार्मूले अंग्रेज हमारे सिर पर लाद गए, आज भी हम आदिवासी और नगरवासी, अंग्रेजी अपने साथ ट्राइबल शब्द लाए, उसका उन्होंने अनुवाद किया। भारत में जितने रहने वाले हैं सब तो ऋषियों की संतान है, क्योंकि ऋषि जंगल में रहते थे। तो ना तो विज्ञान से ये अंग्रेजों का फार्मूला मेल खाता है, ना सनातन से मेल खाता है, तो उसके बाद भी बस वो लगे हुए हैं आदिवासी और सब जातियों की सारी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर आना पड़ेगा, जन भावनाओं के अनुरूप सकारात्मक बात करना पड़ेगी, जैसा कि कभी कांग्रेस में गांधी जी करते थे, उस पर कहीं ना कहीं लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि वो लौटने के बाद उस जमीन पर खड़ा कौन रखेगा, क्योंकि उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए। तो कांग्रेस इस सब की भी तलाश कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा इसमें कि एक नारा चला था, बहुत साल पुरानी बात है, 1985 के आसपास की, जब कहा था गली गली में शोर है और राजीव गांधी चोर है। एक नारा था, ये किसी बच्ची ने रेडियो पर बोल दिया था और ये चल पड़ा था। मध्य प्रदेश के एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये सवाल उस पर पुस्तक में लिखा था, तो उस पर शायद संभवतः ये बात चली थी। तो राहुल गांधी शायद उसका भी बदला ले रहे हैं कि मेरे पिताजी के लिए कहा गया था कि गली गली में शोर है और राजीव गांधी चोर है, तो अब वो भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, फिर चोर मोदी क्यों होते हैं, ये भी नारा था उनका। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सारे जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं एक मन के भीतर की कुंठा वो भी दिखाई दे रही है। नागेंद्र जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, आप ये यकीन मान के चलिए कि एसआईआर और वोट चोरी आम जनता के बीच का मुद्दा नहीं। आप एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, आपके चैनल सहित तमाम राष्ट्रीय चैनलों और तमाम राष्ट्रीय अखबारों में आप देखिए, कोई भी मुद्दा जो आम जन से जुड़ा होता है, जिससे आम जनता परेशान है, ये आम जनता समझती है कि भाई ये मुद्दा है, क्या एसआईआर या वोट चोरी के खिलाफ कहीं भी 100-200 लोगों का प्रदर्शन हुआ है क्या? बिहार सहित पूरे देश में आप कहीं देख लीजिए, अगर ये आम आदमी का मुद्दा होता तो धरना प्रदर्शन ना किसी तरह के कुछ ना कुछ तो नजर आता, कहीं नजर ही नहीं आया, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है करने के लिए। हाँ, कांग्रेस को किस वजह से ये मुद्दा लगता है, वो किस वजह से इनको जोड़ के अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। ये मुद्दों का, नीतियों का नितांत अकाल है और उनके रणनीतिकारों का मैं मानता हूँ कि एक कमी है कि उन्हें जो जायज मुद्दे हैं उनकी बजाय वो जबरदस्ती के मुद्दे बना के और आम जनता पे थोपना चाहते हैं। ये तो वही वाली बात है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता। बिल्कुल। सूरज जी, बहुत सारी बात हो चुकी है, बहुत अंतिम टिप्पणी आपकी, छोटी सी, समय खत्म हो रहा है। देखिए, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन विपक्ष दिशाहीन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए नुकसान होता है। और आज जो हमारा विपक्ष की प्रमुख पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, वह पार्टी लोकतंत्र की बजाय नेपाल की घटनाओं पे, बांग्लादेश के तख्ता पलट पे, पाकिस्तान के तख्ता पलट पे अपनी संभावनाएं तलाश रही है। तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे ही जो लोग हैं जो इनके आलाकमान, कथित आलाकमान के आसपास है, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो शहनशाह को, बादशाह को नंगा कह सके। वो उन्हीं की बोली हुई बातों की चापलूसी के तहत जो है वो कसीदे पढ़ रहे हैं। जी, हम कह सकते हैं कि इस विषय से थोड़ा हटके मैं समापन कर रहा हूँ। विदेशों में भी लगता है कि इस तरह की बातों का समर्थन मिल रहा है। देश में संकट पैदा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, वो
एक के बाद एक ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है, कभी टैरिफ लगाते, कभी H1B की बात करते हैं और उन मुद्दों को प्रतिपक्ष उठाकर भारत के भीतर असंतोष फैलाने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं कि जो असंतोष प्रतिपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसका गठजोड़ विदेशों तक है। अब इस मुद्दे पर फिर कभी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो साजिशन भी लगती है और उसमें देश के भीतर के लोगों का एक तरह से सहभागिता भी है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। फिलहाल तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। शर्मा साहब, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। सूरज जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।